नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान जल्द शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मापिकी सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच नई दिल्ली में वार्ता जारी। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.19% हुई और बिहार, महाराष्ट्र तथा ओडिशा में शिक्षण संस्थान फिर से खुले। दोपहर समाचार में रवि कपूर के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुणवत्ता और विश्वसनीयता ब्रांड इंडिया के आधार स्तंभ होने चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय मापिकी सम्मेलन 2021 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा हासिल की गई सफलताओं की सराहना करते हुए श्री मोदी ने विशेष रूप से देश में तैयार किए गए 2 कोरोना टीकों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में शीघ्र ही विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योग और संस्थानों के बीच बेहतर सहयोग स्थापित करने के सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप देश में कई विश्वस्तरीय अनुसंधान केंद्रों की स्थापना हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से भारत इस समय विश्व नवाचार रैंकिंग में पहले 50 देशों में शामिल है। श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं ने मिलकर वैश्विक महामारी का हल खोज निकाला है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में वैज्ञानिक संस्थाओं की भूमिका की देश ने सराहना की है। इन वर्षों में इस संस्थान की अनेक महान विभूतियों ने देश की उत्तम से उत्तम सेवा की है। यहां से निकले समाधानों ने देश का पथ प्रशस्त किया है। CSIR, NPL ने देश के विकास के साइंटिफिक एवोल्यूशन और इवैल्यूएशन दोनों में अपना अहम रोल निभाया है। श्री मोदी ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों से देश में छात्रों के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे युवा वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी तैयार करने में मदद मिलेगी। मैं चाहूंगा कि CSIR के वैज्ञानिक देश के ज्यादा से ज्यादा स्कूलों के साथ छात्र छात्राओं के साथ संवाद करें, कोरोना काल के अपने अनुभवों को और इस शोध क्षेत्र में किए गए कामों को नई पीढ़ी से साझा करें। इससे आने वाले कल में आपको युवा वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी तैयार करने में, उन्हें प्रेरित करने में बड़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए नए मानक विकसित करने होंगे। उन्होंने कहा कि देश के सामने आज नई चुनौतियां और लक्ष्य हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश में क्षमता निर्माण उन मानकों और गुणवत्ता पर आधारित होगा जिन्हें हम बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा कि देश द्वारा अपनाए गए गुणवत्ता मानक भविष्य में विश्व मंच पर उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को तय करेंगे। कोई भी रिसर्च माप और नाप के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। यहां तक कि हमें अपनी उपलब्धि भी किसी न किसी पैमाने पर मापनी ही पड़ती है। इसलिए मेट्रोलॉजी मॉडर्निटी की आधारशिला है। जितनी बेहतर आपकी मेथोडोलॉजी होगी उतनी ही बेहतर मेट्रोलॉजी होगी और जितनी विश्वसनीय मेट्रोलॉजी जिस देश की होगी उस देश की विश्वसनीयता दुनिया में उतनी ही ज्यादा होगी।
मापिकी के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया में हमारे उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि न केवल भारत में निर्मित सामानों की मांग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, बल्कि इसकी स्वीकृति को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय निर्देशक द्रव्य देश में गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उद्योग उन्मुख दृष्टिकोण से उपभोक्ता आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में भारतीय ब्रांडों की स्वीकृति से देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और निर्यात में भी इजाफा होगा। श्री मोदी ने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग के बीच बेहतर तालमेल किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय परमाणु समय मापक और भारतीय निर्देशक द्रव्य को भी राष्ट्र को समर्पित किया और राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। नेशनल परमाणु समय मापक भारतीय मानक समय को 2.8 नैनोसेकंड की सटीकता के साथ दर्शाता है। भारतीय निर्देशक द्रव्य का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रयोगशालाओं को गुणवत्ता आश्वासन उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला औद्योगिक उत्सर्जन निगरानी उपकरणों के प्रमाणीकरण में आत्मनिर्भरता हासिल करने में सहायता करेगी। इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक शेखर मांडे और केंद्र सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर विजय राघवन भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय मापिकी सम्मेलन 2021 का आयोजन राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली द्वारा किया गया है, जिसने अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है। इस सम्मेलन का विषय है देश के समावेशी विकास के लिए मापिकी। सरकार ने कहा है कि भारत में स्वीकृत कोविड का टीका अन्य देशों में विकसित किए गए किसी भी वैक्सीन के समान कारगर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के टीके से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक श्रृंखला जारी की है। मंत्रालय ने कहा कि टीके की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चरणों में इसके परीक्षण किए गए। चिकित्सा विशेषज्ञों ने देश में आपात उपयोग के लिए कोरोना वायरस से निपटने की 2 वैक्सीन को सरकार की मंजूरी का स्वागत किया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप सिंह गुलेरिया ने स्वदेशी टीका बनाने में भारतीय प्रयोगशालाओं के कार्य की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश में ही अनुसंधान किया गया और ये पूरी तरह से भारतीय वैक्सीन है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी ने कहा है कि सरकार द्वारा स्वीकृत कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। जहां तक सेफ्टी की बात है, मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं। जो ट्रायल्स हुए हैं सभी वैक्सीन्स के, चारों वैक्सीन्स के, 2 इस कंट्री में नहीं है और 2 हमारे पास हैं। जहां तक सेफ्टी का इश्यू है, देश को घबराना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन्स हैं कि जो ट्रायल्स में इन वैक्सीन्स को 50% से ज्यादा इफिकेशियस माना गया है। किसी भी वैक्सीन को यदि 50% से ज्यादा इफिकेसी है उस वैक्सीन की, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो करीब 60 to 70% इफेक्टिव हैं। नीति आयोग में स्वास्थ्य संबंधी मामलों के सदस्य और कोविड कार्यबल के प्रमुख डॉक्टर विनोद पॉल ने कहा, 2 वैक्सीन का एसेंशियल होना, अधिक होना बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए, बहुत गर्व का दिन है। और जो कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई है, पेंडेमिक है, उसको अल्टीमेटली रोक के खत्म करने के लिए बहुत बड़ा कदम आज सामने है। हमें ये लेके चलना है कि दोनों वैक्सीन में जो परमिशन मिली है वो इमरजेंसी यूज की जो मिली है, और उसमें थोड़ा फर्क है। जो सीरम वैक्सीन को इश्यूड है उसके बारे में साधारण कंडीशंस हैं जो कि हम इमरजेंसी यूज में लेते हैं। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोविड का टीका शुरू में कोरोना योद्धाओं जैसे प्राथमिकता वाले समूहों को लगाया जाएगा। The Government of India has selected priority groups who will be vaccinated based on risk factors. The first group will include healthcare workers and frontline workers. The second group that will receive the COVID-19 vaccine will be persons over the age of 50 years and persons under 50 years with comorbid conditions. It is advisable to take the complete vaccine schedule as far as COVID-19 is concerned, because we want to protect ourselves and also protect our near and dear ones, our close contacts, our family members and our co-workers. किसान संगठनों के सदस्यों के साथ बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई कि आज की बैठक में कोई सकारात्मक हल अवश्य निकल आएगा। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा करेगी। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच
आज दोपहर बाद बातचीत शुरू हुई। इससे पहले हुई बैठकों में कृषि मंत्री ने किसान नेताओं को भरोसा दिलाया था कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों पक्षों को किसी स्वीकार्य हल तक आने के लिए कदम बढ़ाने चाहिए। मुझे आशा है कि सकारात्मक रास्ता निकालने में सभी लोग मदद भी करेंगे और सफल भी होंगे। हम रोज सोचते हैं कि सॉल्यूशन निकल जाए, तो मुझे लगता है कि रोज आशा करके जाते ही हैं, शायद समाधान अच्छा होगा, ऐसा मुझे पूरी आशा। बैठक में सभी विषयों पर चर्चा होगी। किसान संगठनों की कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर कृषि मंत्री ने कहा कि ये मामला भी समिति के पास भेजा जा सकता है, जो किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसकी व्यावहारिकता और वैधता का अध्ययन करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर 96.19% हो गई है। बीते एक दिन में 19,000 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 99,46,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का केवल 2.36% रह गया है। इस समय देश में लगभग 2,43,000 मरीज हैं। पिछले 24 घंटों में मिले 16,505 नए रोगियों को मिलाकर संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1 करोड़ 3 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों में हुई 214 मौतों को मिलाकर अब तक इस महामारी से 1,49,649 लोगों की जान जा चुकी है। देश में इस समय कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 1.45% है, जो अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कल 7,35,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक देश में 17 करोड़ 56 लाख नमूनों की जांच हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में कल कोरोना के 232 नए मामले दर्ज किए गए। 352 लोग इस संक्रमण से ठीक हुए। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.85% हो गई है। राज्य में अब तक 8,83,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से करीब 8,73,000 लोग ठीक हो चुके हैं। तेलंगाना में कोविड के 238 नए मामले मिलने से वहां कुल मामलों की संख्या 2,87,000 को पार कर गई है। राज्य में कल 27,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। 518 लोगों के ठीक होने के साथ ही वहां स्वस्थ होने की दर 97.68% हो गई है। अब तक राज्य में 2,81,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। 1,551 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो चुकी है। मिजोरम में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 10 लोग ठीक हुए। इस दौरान कोई नया मामला सामने नहीं आया। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या भी कम होकर 88 रह गई है। अब तक वहां 4,127 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की दर में सुधार हुआ है और ये 97.58% हो गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले बलिया जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र पाल का कल कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। बलिया के जिलाधिकारी एसपी शाही ने बताया कि डॉक्टर पॉल पिछले 6 महीने से जिले में कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने अपना जीवन बलिया जिले के लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। पटना उच्च न्यायालय में कोरोना महामारी के चलते बंद हुआ कामकाज आज फिर से शुरू हो गया है। हालांकि भौतिक रूप से कामकाज प्रायोगिक तौर पर 15 जनवरी तक के लिए शुरू किया गया है। सुनवाई के लिए हर पीठ के समक्ष प्रतिदिन केवल 25 मामले लाए जाएंगे। मौजूदा व्यवस्था के तहत दीवानी के मामले बृहस्पतिवार को और फौजदारी के मामले शेष कार्य दिवसों में सुने जाएंगे। बिहार में कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन के साथ ही आज से सभी शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोल दिया गया है। विद्यालयों में 9वीं और उससे ऊपर की ही कक्षाएं लगेंगी। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल मार्च से ये संस्थान बंद थे। प्रधान शिक्षा सचिव संजय कुमार ने कहा कि छात्रों को अपने माता पिता या अभिभावकों से लिखित सहमति लेने के बाद ही कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
परिसर में प्रवेश करने से पहले कर्मचारियों और छात्रों के तापमान की जांच की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्कूल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वो स्टाफ, शिक्षकों और छात्रों के लिए हैंड सैनिटाइजर, तरल साबुन और डिजिटल थर्मामीटर की व्यवस्था करें। स्कूल खुल जाने के बावजूद ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे वे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। स्कूलों में प्रार्थना सभा नहीं हुई और खेल कूद की घंटी भी रद्द कर दी गई। लंच के दौरान बच्चों को दूरी बनाकर रहने का निर्देश दिया गया। स्कूल आने वाले सभी छात्रों और शिक्षकों के स्वास्थ्य की जांच की गई। शैक्षिक संस्थान को सैनिटाइज किया गया और प्रत्येक छात्र को 2 मास्क दिए गए। इस बीच पटना हाई कोर्ट में भी आज से फिजिकल यानी आमने सामने सुनवाई शुरू हो गई। किसी भी मुवक्किल को हाई कोर्ट में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। वकील और उसके मुंशी को ई पास के आधार पर कोर्ट में जाने दिया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। महाराष्ट्र में कोविड संक्रमण की दर लगातार घटती दर को देखते हुए कुछ जिलों में स्कूलों को आज से फिर खोल दिया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज सुबह नासिक, औरंगाबाद, पुणे और पालघर के स्कूलों में 9 से 12 कक्षाएं फिर से शुरू हो गई है। स्कूल में आने वाले सभी छात्र, शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल की अवधि 3 घंटे की होगी, जिसमें अभी के लिए केवल 3 प्रमुख विषय अंग्रेजी, गणित और विज्ञान पढ़ाए जाएंगे, जबकि बाकी विषयों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। प्रशासन द्वारा जारी एक निर्देश के अनुसार शिक्षकों के लिए RT-PCR परीक्षण अनिवार्य किया गया है, लेकिन जिन शिक्षकों ने हाल ही में यह परीक्षण किया है उनको इससे छूट दी गई है। नासिक से संजय पाठक के साथ देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ओडिशा सरकार ने इस महीने की शुरुआत से सरकारी और निजी क्षेत्र के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। स्कूलों को शुक्रवार से खोला जाएगा तथा कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य अगले सोमवार से शुरू होगा। कक्षा 10 और 12 के छात्रों को ही स्कूलों में आने दिया जाएगा। साथ ही स्नातक के अंतिम वर्ष तथा परास्नातक, एमफिल और शोध छात्रों को ही शिक्षण संस्थाओं में आना होगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान जल्द शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मापिकी सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच नई दिल्ली में वार्ता जारी। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.19% हुई और बिहार, महाराष्ट्र तथा ओडिशा में शिक्षण संस्थान फिर से खुले। पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि भारत में यात्रा को सुगम बनाने के लिए गूगल को सरकार के साथ मिलकर गूगल पर्यटन मानचित्र तैयार करने को कहा गया है। आकाशवाणी के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि सरकार देश में दूरदराज के इलाकों तक यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन राजमार्गों के निर्माण का कार्य कर रही है। स्वदेश दर्शन में कनेक्टिविटी को लेकर था कि जो गैप्स रह जाते हैं, अगर 2 मॉन्यूमेंट्स के बीच में कोई अंतर है, रास्ता नहीं है, कोई जन सुविधाएं नहीं है, तो उनको इंटरकनेक्ट करके कि यदि कोई टूरिस्ट सीधे एनएच पे जा रहा है और उसको अगर कोई अच्छा कनेक्टिविटी मिले और उसको एक स्मारक और देखने के लिए मिले, तो वो अगर कनेक्टिविटी हो तो वो देखते हुए जा सकते। श्री प्रहलाद ने कहा कि सरकार ने पिछले 5 वर्षों में देश में पर्यटन क्षेत्र विकसित करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि स्वदेश दर्शन और परदेश योजना ने देश में पर्यटन क्षेत्रों के विकास में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस साक्षात्कार के अंश हमारे स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आज रात 9:15 बजे से FM गोल्ड चैनल तथा अतिरिक्त मीटरों पर सुने जा सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की श्रृंखला कैसा था वर्ष 2020 प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज प्रस्तुत है किफायती क्षेत्रीय संपर्क सुविधा के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहल पर रिपोर्ट। सरकार ने वर्ष 2020 में नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए अनेक प्रयास किए। हमारे संवाददाता ने उड़ान योजना सहित उन सभी पहल का ब्यौरा दिया है जो महामारी के दौरान मददगार और किफायती क्षेत्रीय संपर्क सुविधा के लिए इस वर्ष शुरू की गई।
जब देश एकजुट होकर कोविड महामारी से लड़ रहा था, लाइफलाइन उड़ान सच्चे अर्थों में देश की जीवन रेखा साबित हो रही थी। इसी ने विशेषज्ञों, उपकरणों और दवाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। लगभग 600 उड़ानें, 5 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी और लगभग 1000 टन तक आवश्यक सामान का पहुंचाया जाना। दूरस्थ स्थानों तक परीक्षण किट और चिकित्सा उपकरण पहुंचाए गए। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो व्यापक उपाय किए, उन्होंने देश को कोविड-19 महामारी के गंभीर परिणामों से पीड़ित होने से बचाया। It's only a country which has its systems in place, which has clear, decisive political decision-making and direction, and where you were able to ensure that from PPE masks, from PPE kits, masks, ventilators, which were in very short supply or not possible, we not only transported them to all parts of the country, but if I may also add, we ramped up our own production. उड़ान के तहत 4 राउंड की बोली के बाद कुल 766 रूटों को तय किया गया, जिसमें से 284 से अधिक को 105 हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए चालू किया गया। उत्तर पूर्व क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों को नए मार्गों को प्राथमिकता दी गई। तकरीबन 48 लाख यात्री पहले ही इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना में भागीदार हैं। उड़ान योजना ने आम आदमी के लिए विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों की हवाई यात्रा आसान कर दी है। नसीम नकवी, AIR न्यूज, नई दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सत्यव्रत साहू ने कहा है कि राज्य में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में नहीं होंगे। आज चेन्नई में उन्होंने मीडिया को बताया कि 4 लाख कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया में शामिल होंगे। श्री साहू ने बताया कि कोविड को देखते हुए इस बार 30,000 अतिरिक्त मतदान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि अंतिम मसौदा मतदाता सूची इस महीने की 20 तारीख को जारी की जाएगी। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने आज ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने भुवनेश्वर में राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति मुरलीधर की ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की थी। ओडिशा मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले वे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। मध्य प्रदेश सरकार पथराव करने वालों के खिलाफ एक नया कानून बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पत्थर फेंकने वाले उपद्रवियों को कठोर दंड दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पत्थर फेंकने की घटनाओं में शामिल लोगों की संपत्ति को जब्त करने के प्रावधान भी इस कानून में शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पत्थरबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और कानून की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकता है और लोकतंत्र इसकी अनुमति देता है, लेकिन पथराव से जान को खतरा है और प्रदेश में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पहले इस तरह के अपराध के खिलाफ मामूली कार्रवाई होती थी, लेकिन अब प्रदेश सरकार सख्त सजा के लिए कानून बना रही है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे वर्चुअल माध्यम से कोच्चि मैंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये आयोजन वन नेशन वन गैस ग्रिड की दिशा में मील का पत्थर है। 450 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण गेल इंडिया लिमिटेड ने किया है। इसकी परिवहन क्षमता प्रतिदिन 12 मिलियन मीट्रिक टन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है। इसके जरिए केरल के कोच्चि में तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG रेगुलेशन टर्मिनल से प्राकृतिक गैस एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लपुरम, कोझिकोड, कंडोर और कासरगोड जिलों से होते हुए मैंगलुरु तक पहुंचाई जाएगी। इस परियोजना पर लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इसके निर्माण से अनेक लोगों को रोजगार मिला। इस पाइपलाइन का निर्माण इंजीनियरों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि मार्ग में 100 से अधिक स्थानों पर जल निकायों को पार करना था। पाइपलाइन का निर्माण कार्य विशेष आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक के माध्यम से किया गया है। आंध्र प्रदेश में कोविड के दौरान भी राज्य सरकार द्वारा उठाए गए उचित कदमों के कारण पोलावरम परियोजना का कार्य रुका नहीं है। महामारी के दौरान परियोजना का 1.41 लाख घनमीटर कंक्रीट कार्य पूरा किया गया। अगस्त के महीने में भारी बाढ़ के चलते पूरा इलाका पानी में डूब गया था, फिर भी निर्माण कार्य बिना किसी रुकावट के चलता रहा। इस परियोजना से आसपास के गांवों की 28.5 लाख जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध हो पाएगा और पर्यटन, मत्स्य पालन, जलमार्ग तथा अन्य कई क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान के झालावाड़ जिले में मृत कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अलर्ट घोषित किया गया है। पशुपालन विभाग ने राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है और प्रभावी निगरानी के लिए जिले में अपने दल भेजे हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में छत गिरने की दुर्घटना के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें नगर पालिका परिषद की कार्यकारी अधिकारी निहारिका सिंह,
अवर अभियंता चंद्रपाल और निरीक्षक आशीष शामिल हैं। कल इस दुर्घटना के संबंध में 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस बीच इस दुर्घटना में घायल 2 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। 13 अन्य लोगों का विभिन्न अस्पतालों में अभी भी इलाज चल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल गाजियाबाद जिले के मुरादनगर इलाके में शमशान स्थल पर बने एक आश्रय स्थल की छत गिरने से हुई। गैर इरादतन हत्या के मामले में सरकारी अधिकारियों सहित इसके ठेकेदार के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। नगर पालिका ने 2 महीने पहले ही इस शेड का निर्माण कराया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ की मंडलायुक्त और अवर पुलिस महानिदेशक से घटना की विस्तृत जांच रिपोर्ट भी मांगी है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा का बेंगलुरु का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी हालत स्थिर बताई गई है। कल पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के बाद शिवमोगा से लौटते समय उन्हें मधुमेह की शिकायत के बाद बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा तथा उनके मंत्रिमंडल के सदस्य 67 वर्षीय श्री गौड़ा को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का स्वास्थ्य स्थिर बताया गया है। छाती में दर्द की शिकायत के बाद 2 जनवरी को गांगुली की कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की गई थी। सौरव गांगुली की 3 धमनियों में अवरोध पाया गया था। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि उनकी ईसीजी और स्वास्थ्य संबंधी अन्य रिपोर्ट संतोषजनक हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज विश्व ब्रेल दिवस है। आज ही ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती भी है, जिन्होंने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि तैयार की थी। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को उत्तरी फ्रांस के कुफ्रे शहर में हुआ था। सिर्फ 3 साल की उम्र में ही उन्होंने एक दुर्घटना में अपनी दोनों आंखें खो दी थी। अपना हौसला बनाए रखते हुए उन्होंने 6 बिंदियों वाली लिपि का आविष्कार किया, जिसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर गुजरात में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे अहमदाबाद संवाददाता ने खबर दी है कि आज शाम अहमदाबाद के आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित किया जाने वाला समाचार बुलेटिन दृष्टिबाधित दिव्यांग समाचार वाचक द्वारा पढ़ा जाएगा। दृष्टिबाधित दिव्यांग लोगों के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट के आविष्कार करने वाले लुईस ब्रेल की जन्म जयंती आज ब्रेल दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर गुजरात में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी द्वारा इस अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। आकाशवाणी अहमदाबाद के क्षेत्रीय समाचार इकाई का आज शाम का प्रादेशिक समाचार दृष्टिबाधित समाचार वाचक द्वारा लाइव पढ़ा जाएगा। दृष्टिबाधित समाचार वाचक द्वारा ब्रेल स्क्रिप्ट से लाइव समाचार पढ़ने का प्रारंभ देश में सबसे पहले क्षेत्रीय समाचार एकांश अहमदाबाद द्वारा 2004 में शुरू किया गया था। अहमदाबाद की ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन के दृष्टिबाधित शिक्षक रणछोड़ सोनी ने 2004 में वह पहला समाचार बुलेटिन पढ़ा था। इसका उद्देश्य समाज में दृष्टिबाधित दिव्यांग लोगों की समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। तापमान 12 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा का अनुमान है। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में हल्की वर्षा की संभावना है। तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे और 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहाँ गरज के साथ वर्षा हो सकती है। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 13 डिग्री नीचे रहा, जबकि अधिकतम 0 से 3 डिग्री नीचे रहने की संभावना है। गिलगित में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे और 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 2 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हैदराबाद, अहमदाबाद और पटना में सुबह धुंध छाई रही और दिन के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। गुवाहाटी में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर भारत में वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। कहीं कहीं गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान जल्द शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मापिकी सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच नई दिल्ली में वार्ता जारी।
कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.19% हुई और बिहार, महाराष्ट्र तथा ओडिशा में शिक्षण संस्थान फिर से खुले। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।